गाड़ी को तो इसलिए चेक कोई नहीं करता था पहले फौजी गाड़ी को, जबकि वो फ्रॉड थी पूरी। बहुत कम से कम इसने साथ 20 गाड़ी भेजी। अफसर के नाम पे कलंक है ये हमारी सेना के नाम पे कलंक है। हमारी सेना से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं नासिर सुरेंद्र सिंह। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इसमें एक गद्दार चोर कर्नल अमित विज के कुछ और चोरी के कारनामों की आपको जानकारी मिलेगी। और यह जानकारी देने के लिए मेरा एक यूनिट का नायक सत्यप्रकाश नाम का एक जवान था, जो मुझे यह जानकारी दे रहा है। ऑडियो क्लिप में आप सब सुनेंगे। और यह जवान मुझे कहाँ पर जानकारी दे रहा है, जब कर्नल भीष्म ने मैं जब इसकी गद्दारी चोरी का विरोध कर रहा था, इसने मुझे ज़बरदस्ती में पागल खाने में एडमिट करा के 3 जवानों के गार्ड के अंडर में रखा हुआ था। जो गार्ड में तैनात था जो जवान, उसी जवान ने मुझे बताया था कि कर्नल भीष्म ने आपके साथ जो गलत कर रखा है, ये इतना गद्दार और चोर है। और उसके कारनामे मुझे वो कहानियाँ सुनाता रहता था। बेचारा और तो कुछ वो कर नहीं सकता था मेरी मदद, लेकिन वो मेरे साथ बहुत सहानुभूति रखता था। और मुझे वह इसकी गद्दारी के ही कहानियाँ सुनाते रहते थे। 3 लड़के मेरे पास इसने गार्ड लगा रखे थे कि क्या क्या इसकी नहीं करता था। तो मैं आपको ये क्लिप सुनाने से पहले कुछ 1-2 बातें बता देता हूँ, ताकि आपको क्लिप समझने में आसानी हो जाएगी। उस समय मेरी यूनिट हर्षल जोशीमठ उत्तराखंड में तैनात थी। मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राहुल गुप्ता थे, जो बहुत ही ईमानदार इंसान थे। और कर्नल भीष्म उस समय सेकंड इन कमांड थे, यानी दूसरे नंबर का अधिकारी था। जब कर्नल राहुल गुप्ता किसी सरकारी काम से या छुट्टी चले जाते थे, तो यह अधिकारी यानी कर्नल भीष्म उसी समय चोर बाजारी शुरू कर देता था। और यूनिट के सारे जवानों को इकट्ठा करके लकड़ी कटवा कर वहाँ पर सरकारी गाड़ियों में भर के, और पानीपत और देहरादून इसके जितने भी रिश्तेदारों में जहाँ जहाँ ये गाड़ियाँ वो लकड़ी सप्लाई कर सकता था, वो करता था। आपको पता ही है, उत्तराखंड में चीड़, देवदार, साल नाम की लकड़ी बहुत ही महंगी और अच्छी लकड़ी पाई जाती है। और सरकारी गाड़ियों का यूज़ करके फौज की गाड़ियों को कोई चेक करता नहीं था पुलिस वाला, तो ये धड़ल्ले से सप्लाई करता था। दूसरा, यूनिट में एक कैंटीन होता है जिसमें दारू काफ़ी आती है, आप सभी जानते हैं फौज की कैंटीनों में, तो उसका भी लगातार धंधा शुरू करता था ये। बाकी आप क्लिप में सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आप आओ एक बार क्लिप सुन लेते हैं। गाड़ी को तो इसलिए चेक कोई नहीं करता था पहले फौजी गाड़ी को, जबकि वो फ्रॉड थी पूरी। बहुत कम से कम इसने साथ 20 गाड़ी भेजी। कहाँ से? यहाँ से। कैसे ये कैसे करता था मैं बताता हूँ। ये उधर एक ठेकेदार था, जो ये फॉरेस्ट का नहीं होता है। हाँ। तो ये फॉरेस्ट वाले क्या करते थे, वो दारू के भूखे थे। हाँ। पूरे दारू के भूखे थे। उनको दारू तुमसे उनके पैसे से दे दो, मतलब वो खुश रहते थे। फौज की दारू मिल गई, वो क्या। और उनका दूसरा क्या सिस्टम था, उधर दारू फौज की सस्ती थी, सिविल में महंगी थी। मतलब कहने का, एक बोतल फौज की 100 रुपए की आती थी हर्षल में, और सिविल में थी 300 रुपए की मिलती थी। तो वो खुश रहते थे। ये साला मिलाती तो था ही, अब ये बताइए। तो इस फॉरेस्ट वालों को जैसे इसमें आ गए, ये आइडर्स में बुला लिया, पार्टी पुटी होती थी। पार्टी पुटी दे देता, पार्टी दे दी। तो फॉरेस्ट वाले खुश, पार्टी बुला रहा है, बहन तो इज्जत हो रही है, फौज में आ रहा है, सब कुछ सिविल से। शिव साहब को नहीं पता चलता है, गुप्ता साहब ईमानदार आदमी था यार। गुप्ता साहब था, तो ये पता है आपको कुछ इसकी कहानी का नहीं पता। गजेंद्र ने इसकी रिपोर्ट दी थी, वो एक वो राना था। हाँ साहब, फौज के 3 के डेली अपना एक स्कूटर था, डेली लेके जाता था हर्षल से। ये साला गजेंद्र था ना, ईमानदार आदमी था, ईमानदार था। इसीलिए वो, तो इसने क्या किया, इसने गुप्ता को, वो डेली का उसका काम था। तो एक दिन इसने क्या काम किया, उसको बाजार में पकड़ लिया 3 केस के साथ में। राणा को और इसने गुप्ता को रिपोर्ट दे दिया। अच्छा, गुप्ता ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे भी तो ऐसी है यार, इसकी थोड़ी कुछ भी नहीं किया। तो अभी उसके मोरल डाउन हो गए सर। वो क्या करेगा बता? क्या करेगा? अभी उसके सामने अभी और बेइज्जती हो गई उसकी। भाई जो चल रहा था उसी को चलने देता है, या तो वही ठीक था। अभी क्या है, लेकिन उसने तो ईमानदारी दिखाई था, अपना फौज का जो काम मतलब ड्यूटी किया उसने। लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन गुस्सा नहीं किया, जो मुझे खुद पता है। तो ये करता कैसे था सब बताता हूँ। ज्यादा
तो फौज लेके आती थी, जब भी सीओ छुट्टी पता लग जाता था कि अच्छा, गुप्ता का छुट्टी से चला जाता था। तो जैसे गुप्ता छुट्टी गया 15 दिन के लिए कमांड मिल गई, तो जवानों को सुबह इकट्ठा, वो पहले लकड़ी डंप करवा कर रखता था जंगल में। जंगल से क्या करना था इसने, ये क्या नाम है, जहाँ डंप कर लिया फौज को पूरी को फालिंग करना, पीटी उधर ही होगी वाला। अच्छा, कहीं नहीं जाना, पीटी वहाँ से वो बड़े बड़े स्लीपर बना के रखते थे उसके लकड़ी के, वो नीचे आ जाती थी और 2.5 टन में ELS में भरना, त्रिपाल से दबा देना, फौज की गाड़ी को कौन चेक करता है, फौज की गाड़ी को कोई चेक नहीं कर रहा है बताओ। तो कई बार ऐसा इसने किया था। एक बार मैं भी गया था, मेरे को मैं छुट्टी जा रहा था, तो मेरे को छुट्टी जा रहा था, तो ठीक है ऐसा करना, को ड्राइवर जाना है गाड़ी में, तो ठीक है तो चले फौज की भाई, वो तो करना ही पड़ेगा, वो अधिकारी है। तो बोला उधर तक और ऐसे गाड़ी को छोड़ देना, और तेरे साथ में ये जा रहा है मनोज नेगी बताएगा। हाँ, तो बोला ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, चले जाऊँगा, और ऐसे डर लगवा देना। मैं तुम्हारे के साथ में साइकिल लेके गया था गणेश करोले देहरादून, इसका कोई रिश्तेदार था, इसका भाई का। देहरादून? हाँ, तो मतलब देहरादून तक आपको ड्राइवर गए? हाँ, गाड़ी को तो इसलिए चेक कोई नहीं कर रहा था, हाँ, फौजी गाड़ी को, जबकि वो फ्रॉड थी पूरी लकड़ी। हाँ, और त्रिपाल से ढकी हुई है, तो इसलिए देखता नहीं कुछ। तो अपने त्रिपाल इसके घर में, पूरी लकड़ी इसके घर में, सब कुछ। चलो कुत्ता साहब गया, 2-3 गाड़ी तो जानी। तो ये सूबेदार मेजर का क्या रोल होता था? उसको वो नहीं देखता था कि चोरियों को सीओ मान लो इधर उधर गुप्ता होता था जब ये करता था, ऐसों को तो पता होता होगा चोरी का यार, लेकिन वो भी अपनी आँख बंद करके, उनको भी चाहिए क्या है, ऑनरी चाहिए, ऑनरी के उसमें अंधे रहते हैं वो। मैंने जो चोरी का धंधा इसका 2 ही था मेन, लकड़ी का तो मैंने बताई थी आपको, और इसने अफ्तर में भी बेचा था उस टाइम पर, उसने बहुत। और एक दारू का बता रहे थे, दारू का तो उसका खुला धंधा था। फौज में फौजी को दारू नहीं थी, फौज क्या करती थी, जो ज्यादा पीने वाले थे नीचे हेडक्वार्टर से वो पगौड़ी गाँव में जाते थे, वो राना के खरीदते थे, अपनी बोतल कोई 300 रुपये ले आते थे। मतलब बोतल अपनी थी, 300 फ्यूल सुबह वो लेके गए, शाम को उससे 300 रुपये की ले आते थे, कोई पकड़। तो आपने सुन लिया गद्दार चोर कर्नल के कुछ और कारनामे। ये बता रहा था मेरी यूनिट का ही नायक सत्यप्रकाश जवान, मेरा साथी था। ये उस समय कहानी बताई जैसे मैंने पहले ही बताई थी कि ये मेरे ऊपर गार्ड लगा रखा था कर्नल भीष्म ने, जब मैं उसकी रिपोर्ट करते हुए मुझे बंद करवाया था। तो आपने देखा इसने क्या बताया, इसने बताया जो मेरा कमांडिंग अफसर, जब ये सेकंड कमांड था, इसको पूरी ताकत नहीं थी इसके हाथ में, जब भी ये चोरी कैसे करता था, जैसे ही वो इधर उधर हुआ ये लूट बाजारी शुरू कर देता था। और यूनिट के पूरे जवान, आप सभी जानते, सेना सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए पीटी परेड होता हमारा एक, सारे जवानों को इकट्ठा करके वो चीड़ देवदार की साल की लकड़ी कटवा के इकट्ठी करवा के रख देता था। फिर गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ भर के इसके रिश्तेदारों को, और इसने जो जो प्रॉपर्टी देहरादून उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे, कई जगह पर अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने मिसेज के नाम, अपने पापा के नाम, अपने नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इसने बना चुका है ये। और इसने वो सारी सप्लाई करता था, फौज की गाड़ी को कोई पुलिस वाला चेक नहीं करता। यही मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि दारू का धंधा इसने हमेशा करता आया। ये हम रांची गए थे, जब भी उसने दारू मंगाई थी, मैंने एक अपने दूसरे वीडियो में बता रखा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ये जो पाकिस्तानियों से घूस लेता था, जो सप्लाई करता था उस पैसे की, कालाबाजारी की, तो जवान, फौजी जवानों को कोई यूज नहीं करता। जम्मू तक तो फौजी ही गाड़ियां मिलती हैं, उसको कोई आंख उठाकर नहीं देखता कि फौजी भाई हैं, तो ये तो देश की सुरक्षा के लोग हैं। लेकिन वो जूनियर मजबूर थे इसका ये सारा सप्लाई करने के लिए। और इसने वो काला धन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लूटा था अरबों में, इसने अपने आकाओं को, जो इसको बचाने वाले अधिकारी थे, उनको सप्लाई किया। और बाकी इसके नाम पर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी इसके रिश्तेदारों के नाम पर है, जिसको अभी ये मिटाना चाहे फिर भी नहीं मिटा सकता। तो वो जब भारत सरकार जागेगी ना, सारी चीज़ पोल खुलेंगी। और इस गद्दार के कितने गिनवाऊंगा मैं आपको वीडियो बना बना के। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, हमारी सेना में एक ये भ्रष्ट अफसर के नाम पे कलंक है। ये हमारी सेना के नाम पे कलंक है। हमारी सेना से लोगों का विश्वास उठ जाएगा।
और हमारा सिस्टम, अभी तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, इस गद्दार से ज़्यादा दुख, इस चोर से ज़्यादा दुख मुझे अपने सिस्टम पे आ रहा है। इन बातों को सुनकर मेरा थल सेना अध्यक्ष, मेरा डिफेंस मिनिस्टर चुप है। ऑफिसों में पर्सनल कॉल कर चुका हूँ, अटेंड हो चुकी बातें ऑफिशियल मेल आईडी पर, आपको वीडियो भी, ऑडियो क्लिप भी लगा चुका हूँ। दुख सबसे ज़्यादा मेरे को अपने थल सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ क्या मोदी जी तक ये बात पहुँच के वो भी ऐसे ही रहेंगे, राष्ट्रपति महोदया भी ऐसे ही रहेंगी, क्या कुछ करेंगी। जय हिंद, नमस्कार।